बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मुस्लिम लीग नून में हालिया होने वाली तब्दीलियां और तकरीरियां ये जाहिर कर रही हैं कि पार्टी की आला क़यादत को एहसास हो गया है कि दाल फिलहाल गलने वाली नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पार्टी की नायब सदारत देने पर तहरीक इंसाफ ने इस तकरीरी को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। अदालत इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है ये तो बहुत बाद की बात है, मगर सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि जनाब शहबाज शरीफ ने पीएसी की चेयरमैनशिप छोड़ने का फैसला कर लिया। जी हां, ये वही पीएसी के चेयरमैनशिप है जिसके लिए ऑपोजिशन ने तूफान सर पर उठा रखा था और पार्लियामेंट की कमेटियों का बॉयकॉट करने की भी धमकी दी थी। पब्लिक अकाउंट्स को हेड हमेशा ऑपोजिशन करती है और नॉर्मली ऑपोजिशन लीडर करते हैं। एक मैं बात बता दूं आपको, अगर पीएसी का चेयरमैन ये नहीं बनाएंगे तो किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन का मेंबर नहीं जाएगा, इंक्लूडिंग पीएसी। शहबाज शरीफ साहब इस पे बज़िद नहीं है, ये एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, ये एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है कि जो अपोजिशन लीडर होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हेड करता है। अगर ये नहीं देंगे तो आई एम टेलिंग यू कि ये हम किसी भी कमेटी में नहीं जाएंगे और अगर कोई भी कमेटीज नहीं होंगी तो ये कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकेंगे। जो चेयरमैन है वो हमारा ही होगा, अगर नहीं होगा तो हम किसी कमेटी में नहीं जाएंगे। ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। अगर इस तरह के यू टर्न इमरान खान साहब लेते रहे तो इसमें जमहूरियत को भी तक़वियत मिलेगी और बेहतरी भी आएगी। फिर क्या वजह है कि 4.5 महीनों में ही जनाब शहबाज शरीफ इस ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं? मरियम औरंगजेब साहिबा का कहना था कि शहबाज शरीफ साहब तो कभी पीएसी चेयरमैन बनना ही नहीं चाहते थे। ऑपोजिशन के इसरार पर उन्होंने ये ओहदा कबूल किया था। इत्तलात के मुताबिक नून लीग की जानिब से जनाब राना तनवीर को पीएसी का चेयरमैन नामजद करने की तजवीज़ दी गई है, जिस पर आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए जनाब शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस फैसले पर उनसे तो दरकिनार बिलावल भुट्टो से भी मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने अज खुद चेयरमैनशिप ऐसे मुंतकिल कर दी जैसे विरासती इंतकाल किया जाता है। आज उन्होंने मीसाके जमहूरियत की स्पिरिट को भी रौंद डाला। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अज खुद एक फैसला फरमाया और उन्होंने वजूहात जो बयान की वो अपनी सेहत का तकाजा। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं मज़ीद इस ओहदे पर रह सकूं या ये जिम्मेदारी उठा सकूं, तो उन्होंने इस्तीफे का फैसला किया और उन्होंने नामजद कर दिया राना तनवीर साहब को। ऑपोजिशन की दीगर जमातों ने हत्ता के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि उनसे मशावरत की गई। वो ऑपोजिशन की एक अहम जमात है, उनसे मशावरत की गई। अब खुद इन्होंने ऐसे चेयरमैनशिप मुंतकिल कर दी जैसे विरासती इंतकाल किया जाता है। उधर जनाब राना सनाउल्लाह ने अपने बयान से इस मामले को एक नया रुख दे दिया, जिसपे उन्होंने कहा कि वजीर खारजा को ये किसने बताया है कि जनाब शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये खुद से ही जो है वो एक इन्होंने कहानी बनाई है, एक मफरूज़ा कायम किया है, उसके ऊपर खुद ही जो है उन्होंने फिर जो है वो बात करनी शुरू कर दी है। ये मुझे बताएं कि ये फरमा रहे हैं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि मेरी सेहत का मसला है, इनकी फ़ोन पे बात हुई है उनसे? इनको कब कहा है उन्होंने कि मेरी सेहत का मसला है? अच्छा, ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने पीएसी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। जनाब स्पीकर, आप फरमाएं, आपके पास उनका कोई इस्तीफा मौसूल हुआ है? नहीं। तो फिर इनको किसने कहा है? ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज ही कहा है कि वो मुल्क वापस भी आएंगे, उनके कुछ टेस्ट हैं जो होने हैं और जैसे ही डॉक्टर उन्हें इजाजत देंगे वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। ये मामला अहम है, लेकिन इससे भी अहम एक मामला है और वो है कि रमज़ान की आमद है। माशाल्लाह से रमज़ान की शुरुआत हो रही है। हुकूमत ने पेट्रोल बॉम्ब जिसे कहा जाता है वो गिरा दिया है। पहले मौखर किया गया, बाकायदा तौर पर ऐलान हुआ कि मौखर कर दिया गया है इजाफा, लेकिन फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लोगों की क्या सूरत हाल है, लोग इसके हवाले से क्या कह रहे हैं, एक ब्रीफ सा व्यू है कि लोगों को इस पेट्रोल के इजाफे से क्या मिला है या क्या
उनकी ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट होगा। मैं अपने मेहमानों का तारुफ ये क्लिप चलाने से पहले कराता चलूँ। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, जनाब चौधरी मंजूर साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सदाकत अब्बासी साहब MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है। अब भाई साहब आपसे ही सवाल का आगाज़ होगा, सब कुछ आपने ही बताना है, हुकूमत जो है आप, लेकिन ज़रा सुन लीजिए। क्लिप सुनाने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात ने क्या कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा और रमज़ान के बारे में पूछा गया। लेकिन पहले ये सुनिए लोग क्या कहते हैं। ये तो नुकसान मुल्क के जो उन्होंने किए हुए वो हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वहाँ बहुत परेशान है, पेट्रोल तो आगे बहुत महंगा था, सवारी पैसे किराया तो देती उतना ही है, उसे 5 रुपये को ना ज़्यादा दे दो वो नहीं देती। महंगाई को फौरी तौर पर जाना रोका जाए और कम से कम पेट्रोल पे जो टैक्सेस हैं वो खत्म करेंगे तो ये कम होगा। किसी चीज़ को भी देख ले, ये फ्यूल पे डिपेंड करती हैं, तो गवर्नमेंट ने ये जो भी किया है, कितना है जुल्म किया। जो भी हुक्मरान आया है उसने आके इस मुल्क का कोई भला नहीं किया, इस मुल्क को नुकसान ही पहुंचाया। रोटी पूरी नहीं हो रही तो ये पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे। अब भाई साहब सवाल यही है, हल्के की सियासत आप करते हैं, जब आपसे लोग पूछते होंगे या आप किसी भी पाकिस्तानी जो कॉमन पाकिस्तानी है जिसकी एक बड़ी जिसे कहा जाता है कि वो शूनेल बजट है उसके घर का, बड़े मुश्किल से वो गुजारा अगर कर रहा है, जब आप महंगाई के बारे में पूछेगा या आपसे सवाल करेगा, क्या आप उसे ये जवाब देंगे जो मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात ने दिया कि पेट्रोल की कीमत के बारे में पूछा गया और जनाब कहा गया कि रमज़ान आ रहा है तो उन्होंने कहा आपने रोज़ा पेट्रोल से खोलना है। आप भी यही जवाब देंगे लोगों को अगर आपसे हल्के में कोई पूछेगा तो? भाई साहब मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। मुनीब साहब मैं आज मसरूफ़ रहा हूँ, मैंने वो वाला बयान मिस कर दिया जो आप कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पेट्रोल की बात है तो आपको पता है कि हमेशा से इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं उससे रिलेट करता है और पिछले बहुत अरसे से ओगरा इसकी कीमत डिसाइड करती है। ओगरा ने कुछ 14.5 रुपये का रेकमेंड की थी प्राइस और हुकूमत ने मौखर नहीं किया था, उसको ECC को रेफ़र कर दिया था और उन्होंने बाद में उसको 9 रुपये जो है वो बढ़ा दिया। आप ज़रूर कहते हैं मैं हल्के में जाता हूँ, लोगों को शिकायत है महंगाई की, लेकिन काश पिछले 10 साल में ये इदारे ना डुबोए जाते, काश पिछले 10 साल में मईशत को ठीक करने के लिए कुछ अच्छे अमल किए जाते। आपने कहा इंटरनेशनल प्राइसेस से पैरिटी होती है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस तो पिछले कुछ दिनों में तकरीबन $4-4.5 पर बैरल कम हुई है। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है, आप यहाँ पर बढ़ाई जा रहे हैं। और टैक्सेस की बात है तो उसके हवाले से भी पूरा नैरेटिव रहा है आपका कि हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है, अवाम का खून निचोड़ रही है। और जब आपके लीडर जनाब इमरान खान तनकीद करते थे कि हम डिमांड करते हैं कि 5 रुपये पेट्रोल पर कम कर दें, 10 रुपये डीजल पर कम कर दें, तो क्या ये बात आपको उस वक्त समझ नहीं आती थी कि इंटरनेशनल प्राइस से पैरिटी होती है इसकी जब आप प्राइस सेट करती है ओगरा? मुनीब साहब पिछले अप्रैल के मंथ में इसकी इंटरनेशनल प्राइस इसकी 67 थी, अब 76 है। 2 दिन पहले 76 थी। प्राइसेस $9 बढ़ी है, नंबर 1। नंबर 2, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई उस वक्त इस पेट्रोल पे टैक्स 46% था, इस वक्त टैक्स 17% तक कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारा टैक्स का ओवरऑल शॉर्टफॉल भी है। जितना हद तक हो सकता है कौम को ये समझ है कि कौम पे जितने कर्जे लादे गए, जितना उन कर्जों की किस्तें हैं, तो कोई ऐसी स्पेस नहीं है। 2 तरीके हैं, एक तरीका यह है कि मजीद बैरूनी कर्जा लेके इस कौम को हम ये सब्सिडीज दें, और दूसरा तरीका यह है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसका कुछ बर्डन लोगों मतलब आप ये कहते हैं कि हम इस पे हुकूमत हेल्पलेस है, में गैस खसारे में, PIA खसारे में, ठीक है, रेलवे खसारे में, हुकूमत हेल्पलेस है इस पे, खसारे में, इन सारे खसारों में हमें कोई स्पेस ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। लेकिन एक बात जो आपने महंगाई की, आज हमने पूरे पंजाब में जो है वो सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए हैं और जहां प्राइसेस बड़ी माजरत के साथ भाई साहब ये एक बड़ी ही फरसुदा प्रैक्टिस है। ये जब भी की गई है लोगों को उन यूटिलिटी स्टोर्स पर जिनके बारे में कहा गया है उतनी चीजें ही मुयस्सर नहीं होती। ये भी आपने देखा होगा, बड़ी तब्दीली होगी अगर आप लोगों को वो चीजें फराहम कर दें। सर आप देख लीजिएगा, रमजान बाजार है, मैं कहता हूँ रमजान बाजार हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कहा है ना, अगर प्रोविजन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती और लोग ढूंढते रहते हैं मुश्किल तो फिर एक क्वेश्चन होगा। इस पंजाब के लिए 13.5 अरब की सब्सिडी रमजान की आज मंजूर की गई है।
जिसका फायदा लोगों को पहले 20 दिन में दिया जाएगा। ओके, मलिक साहब बात ये है, मैं उस पर बाद में आऊंगा, मैं चौधरी साहब से पूछूंगा ये जो मैं जरा अगर मुझे डॉक्टर साहब इजाजत दें, मैं सिर्फ कुछ फिगर्स देनी है, फिर उसके बाद मलिक साहब ने बड़ी मुस्कुराते हुए इजाजत दे दी चौधरी साहब को। नहीं फिगर्स हैं। देखिए ये जो जितना ये शोर कर रहे हैं ये हुकूमत, बजाय इसके कि ये माने कि हम लोगों पे बोझ बढ़ा रहे हैं और जो हमने वादा किया था लोगों के साथ कि मैं इनको रुलाऊंगा तो रुलाना शुरू किया है। 2008 में इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो $120 थी और कीमत जो थी वो 63 रुपये पेट्रोल और 44 रुपये डीजल था। 2009 में $81 आई, 58 और 57, 58 रुपये और 57 रुपये। 2010 में $91 पर बैरल, वहाँ पे 65 रुपये और 69 रुपये। 2011 में $113 पे गई, 80 रुपये पेट्रोल और 83 रुपये डीजल। 2012 में 109 पे गई, 90 रुपये और 99 रुपये। 2013 में 111 पे गई तो 103 और 109 पे गई। 2014 में 108 पे आई, 112 पेट्रोल और 116 जो है वो डीजल। 2015 में 61 पे आ गई, ये एवरेज है, एवरेज साल की। 78 पेट्रोल और 86 डीजल। 2016 में 54 पे आ गई, 76 रुपये पेट्रोल और 81 रुपये डीजल। 2017 में 60 पे आ गई। ठीक, बट आर्गुमेंट क्या है? मैं सिर्फ आखिरी दो रह गए ना, आखिरी दो इंपॉर्टेंट है ना, आखिरी दो इंपॉर्टेंट जो 2018 में $76 पर बैरल आई, 82 रुपये पेट्रोल और 90 रुपये डीजल। 2019 में 66 पे आई है और 108 रुपये इन्होंने पेट्रोल कर दिया और 122 रुपये डीजल। यानी 66 रुपये पे आकर आप उठाकर उसको डबल ट्रिपल पे ले गए और लोगों को ये नवीद सुना रहे हैं कि हम जो है वो पास, हुकूमतें किस लिए होती हैं, वो पास ऑन नहीं करती। IMF ने हमें भी कहा था कि आप सारा पास ऑन करें, उस वक्त तो एवरेज $100 थी, आपको याद है। कर्जे सारे कम थे और सर $2.5 अरब का खसारा था, अब 19 अरब का खसारा। सर रेवेन्यू भी उतना ही था, हमने हमारा 1000 अरब सारा परसेंटेज के हिसाब से। और इन्होंने फरमाया था कि हम जब आएंगे लोग लाइनों में लाकर टैक्स देंगे, चूंकि ईमानदार हुकूमत आ गई। और 500 अरब रुपया का, अब मुझे बात तो करने देना, आपने की है, अनइंटरप्टेड की है। आप देखिए ना, इन्होंने कहा था अब 500 अरब रुपया अभी तक कम हो गया और 700 750 से 1000 अरब रुपया मजीद टैक्स हो, वो पिछला 500 भी वो भी पूरा करना है। तो ये जो लोगों के साथ होने जा रहा है, बिजली की कीमत 25% बढ़ाने जा रहे हैं ये। अब ये बहस क्या है इनके अंदर? बहस ये हो रही है कि क्या ये सारे टैक्सेस बजट में लगाएं या बजट के बाद लगाएं। लगाने तो है इन्होंने नहीं। अच्छा चले ठीक है, ये आर्गुमेंट अपनी जगह मौजूद है। आपने इसको कंटेस्ट किया जो भाई साहब ने कहा था, पर भाई साहब ने कहा कि नहीं हमने तो टैक्स की रेशो जो पेट्रोल के ऊपर थी वो बड़ी कम कर दी है। मलिक साहब, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, कीमतें के क्यों ज्यादा है? अच्छा ये इसका जवाब भाई साहब देंगे क्योंकि मलिक साहब मुस्कुरा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मलिक साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर चेंज होते हैं, कौमी सलामती का मसला कहा जाता है ये बन गया है, वो ये वजह क्या है सर? कोई पहली बार तो नहीं है कि कोई IMF से आया है, वथरा वो भी स्टेट बैंक, वो भी IMF के अंदर रहे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रहे, कॉम्पिटेंस देखी जाती है ना सर। तो रजा बाकिर साहब इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, हेंस उनको अपॉइंट कर दिया गया, इसमें क्या इशू है मलिक साहब? कोई इशू नहीं है जी, हमें क्या इशू है? आपने ये पूरी जो 10 महीने की कारकर्दगी देखी है, ये है ही सिर्फ निशानदेही सिर्फ कॉम्पिटेंस की करती है और किस चीज़ की निशानदेही ये कर रही है? आप बिजली के नर्ख देख लें, आप गैस के नर्ख देख लें, आप पेट्रोलियम के नर्ख देख लें, आप घरेलू सार्फिन के खाने पीने की चीज़ों के, आलू के, टमाटर के, सब्ज़ी के, फल तो खैर ख़ाब हो गया, आप कोई भी चीज़ देख लें तो आपको सिर्फ परफॉर्मेंस नज़र आती है। आप दवाओं के ज़रा रेट्स देख लें जो इन्होंने किए हैं, उसमें भी परफॉर्मेंस नज़र आती है। जो लोग डायलिसिस करते हैं, हस्पताल में जाते हैं, उन्होंने सरकारी हस्पतालों में 2-3 हज़ार रुपये डायलिसिस को बढ़ा के 9,000 रुपये कर दिए, तो परफॉर्मेंस ही है। तो ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुकूमत चला रहे हैं, अल्लाह इनको कायम व दायम रखे और ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर चलाते रहें। लोग इनको खुद ही जवाब दे देंगे और रमज़ान शरीफ में ही दे देंगे। आपने जो असल में सवाल पूछा ना, वो गलत सवाल पूछा। आपने पूछा
कि आप हल्के में जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं तो आप क्या कहते हैं? भाई हल्के में जाने वाले लोग रह कहाँ गए हैं? जरा पूरी वफाकी काबीना देख लें, आपको एक हल्के में जाने वाला शख्स नजर नहीं आता। सर ये तो जाते होंगे ना, ये मैं तुसी मेरे सवाल को कंटेस्ट करता है नहीं, अब्बासी साहब तो हमारे भाई हैं और मुझे पता है कि कैमरा बंद होगा तो जाके लड़ाई भी करेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, गरीबों के लिए जरूर जंग करेंगे। लेकिन जो लोग फैसले कर रहे हैं उनका हल्कों से क्या ताल्लुक है? जो पेट्रोलियम चला रहे हैं उनका हल्कों से ताल्लुक है? आप मुझे बताइए कौन है जो हल्के में जाने वाला है? ये सारी वही लोग हैं जो मुशर्रफ साहब के साथ थे। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह परफॉर्मेंस, अच्छे परफॉर्मर लेकर आए हैं मुशर्रफ साहब के दौर के, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हल्के में जाने वाला आपको वफाकी काबीना में कोई नहीं मिलेगा। इस वजह से जाने वाले बहुत हल्के कर दिए। हाँ, नहीं हल्के का बोझ ही नहीं है उठाते। इनका हाल है वो आपको याद होगा, वो एक फ्रांसीसी मलका थी जिसका नाम था मागी अंतोनेट, तो उसको जाके उन्होंने कहा था कि बीबी ये मलका साहिबा लोगों को रोटी नहीं मिलती, तो उसने कहा कि लेट देम ईट केक। क्या मसला है ऐसा? तो ये मेरे भाइयों का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा है, वो कहते हैं हम इतना अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, पास ऑन कुछ करना पड़ेगा। मसला यही है, वो कहते हैं हम इतना सब्सिडाइज नहीं सब कुछ कर सकते। हुकूमत का जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो यही है। जवाब देखिए मुनीफ फारूक साहब, उसका जवाब तो रहनुमा पीपल्स पार्टी दे चुके हैं। चौधरी मंजूर साहब जो हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कह दिया है कि चोरों को लोग टैक्स नहीं देते। तो अब मैं इससे क्या अखज़ करूं? इनके पास टैक्स ही नहीं है तो पास तो करना ही पड़ेगा। हम टैक्स इकट्ठा करते थे, हर साल 20% टैक्स बढ़ता था, तो हम अपनी चिन पे लेते थे, बजट में डालते थे, गरीब को बचाते थे, ये भी बचाते थे। इनको क्योंकि अब हुकूमत जो है ना वो है, अब ये देखें ये जो अब मुज़ाकरात होंगे इसमें क्या होगा, एक तरफ IMF बैठी होगी, दूसरी तरफ कौन बैठा होगा? IMF। तो IMF के सामने बैठ के सर अगर आपके दौर में वथरा साहब थे तो वो भी फिर ऐसा कुछ हुआ होगा ना? क्या होना है सर आपके दौर में अगर वथरा साहब थे उस दौरान भी तो ऐसा कुछ हुआ होगा ना? ओहो कोई बात नहीं, हम तो मैं आप जो कह रहे हैं हक सच है, लोगों को नजर आ रहा है कि वतरा साहब ने क्या किया। और अभी जो IMF बैठेगी, एक तरफ टेबल के बैठे होगी IMF और वर्ल्ड बैंक, दूसरी तरफ बैठी होगी IMF, और ये फैसले करेंगे कि कितना बोझ एक गरीब आदमी के ऊपर डालना है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब बर्रे सगीर में कहत पड़ा हुआ था, कहत, तो उस वक्त फूड एक्सपोर्ट हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी तक ले गए मलिक साहब ले गए ईस्ट इंडिया कंपनी तक। भाई साहब ये बहुत भार डाल दिया उन्होंने। ये चौधरी साहब और मलिक साहब गैंग अप कर लिया उन्होंने आपके खिलाफ, इन्होंने बहुत भार डाल दिया आप पे। मुझे भी ठंडे पसीने आ रहे हैं। मैं इनकी इजाजत से, साहब हमारे छोटे भाई हैं। सर एक मुझे ब्रेक लेने दें। सर एक मैं ब्रेक ले लूं, मैं वापस आता हूं। भाई साहब के पास इतनी लंबी चार्जशीट दी है, कुछ उन्हें बोलने का मौका भी देना चाहिए। एक ब्रेक के बाद बस साथ रहिए। तारीख में तो गोरों को फारक फुरक कर दिया था जी यहाँ से, लेकिन ये मलिक साहब कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ गई और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। भाई साहब ये तो हालात को अच्छे नहीं है। लोगों को रमज़ान में अच्छी खबरें मिलनी चाहिए, ऊपर से ऑपोजिशन कहती है कि जी आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है, और पता नहीं बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों की मार रही है हुकूमत। भाई साहब क्या करेंगे? अच्छा जी ज़रा मौका दीजिएगा बात करने का। पहली बात उनको ये कहा कि हम IMF के पास जा रहे हैं, ये 21 दफ़ा गए, वो जायज़ था। हम जो जाएंगे वो गलत है। पिछले 9 महीने से ये कह रहे हैं आप देर से क्यों गए, जल्दी जाएं। आज हम जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इधर भी IMF है उधर भी IMF है। तीसरी बात, आज वो जो तबाही करने वाले लोग हैं वो इस कौम के ठट्ठे उड़ा रहे हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क पे कर्जों का बोझ लादा और कर्जे TTs के जरिए इनके खानदानों की तरफ आए, और TTs के खौफ से जो मुल्क से भागे हुए हैं। एक वजीर खजाना जिसने इस मुल्क पे डॉलर क्राइसिस किया, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नेगेटिव हुआ, पाकिस्तान की मईशत डुबोने वाला इस मुल्क से बीमारी के बहाने भागा हुआ है, और दूसरे जो लोग TTs लेते रहे वो भागे हुए हैं, और तीसरा खानदान जो है वो जेल की तरफ उसका रुख है। ये तबाही करने वाले आज हमें मजाक उड़ा रहे हैं इस कौम का। कौम सुने, जिन लोगों ने आज आपको 2-4 हज़ार अरब इकट्ठा होता है, 2000 अरब इन लोगों के उन कर्जों की किस्तों में जाता है। 2500 रुपया 2500 अरब चला जाता है आपके सूबों की तरफ। -500 से इस कौम का बजट शुरू होता है। उसके बाद आर्मी का खर्चा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब चैंपियन ऑफ मईशत,
रेलवे, PIA, वापडा, गैस, सब खसारे में 11 से 1200 खसारे। आप मुझे बताएं इस कौम का बजट कोई कैसे बनाए जब इन लोगों ने इस मुल्क में मैं आपको चार्ज भाई साहब मैं सर कुछ अर्ज कर सकूं? सर इतने बुरे हालात थे तो आप कहते हैं यार रहने दे, हम नहीं आते हुकूमत में। ठहर जाएं मुनीब साहब, नाराज ना हो, बात तो सुन लें। मैं इनको कह रहा हूं नहीं बनता ना बजट, बन रहा बजट, छोड़ दें भाई, बिल्कुल बन रहा है। आपकी तो ख्वाहिश चाहिए मलिक साहब। लोकल जितने जिमनी इलेक्शन में इन्होंने कहा नहीं बनता यार, लोगों को पता है आप लोगों ने लूटा है। वो कहते हैं भाई साहब, वो कहते हैं कह रहे थे कि बजट नहीं बनता, हमने कहा हम बना के दे देते हैं, तो नाराज हो गए। लोग साथ हैं तो लोगों पे बोझ डालो। एक वजीर फरमा रहे हैं कि 200 रुपए का भी हो जाए। इससे पहले एक वजीर ने कहा था 150 का हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि जो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का हाल किया, पिछले 70 साल में इतना जुल्म नहीं हुआ कि 19 अरब डॉलर का खसारा, डॉलर क्राइसिस, उसकी वजह से मुल्क में सारी इंपोर्ट महंगी हुई है। आप ये सच्ची बात करते नहीं है। सर हम क्यों नहीं करते सर सच्ची बात? ये आपने आवाम के सामने रख दिया सर। कर्जे लेने वालों को कंडेम करने की बजाय आप कर्जे उतारने वालों सर मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। सर मुझे आप तो ठीक करने दें, आप मैं जब शुरू करता हूं बात तो कर लेने दें, 1 मिनट तो दीजिए सिर्फ। सर देखिए मेरे भाई ने अभी, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं वो वाउडा साहब हैं, जिन्होंने कहा कि 200 रुपए का भी पेट्रोल हो जाएगा तो अवाम उठाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 200 में से 108 का हो गया, निकालें तो 92 का कप रह जाता है। ये अब 1992 का कप लेके आए हैं, 200 में से जरा निकालें 108 तो क्या बचता है? 92 का कप। ये 92 का ब्लडी कप हमारे गले पड़ गया है। गरीब आदमी का कचूमर निकाल दिया 92 के कप ने। अब आप मुझे बताइए किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? और यार बात तो सुने, 92 का कप हमारे लिए बड़ी इज्जत का मुकाम है, लेकिन 200 में से मैंने आज 92 निकाले तो 108 रुपया निकला है पेट्रोल का रेट। तो मेरी तो कमर टूट गई। मैंने कहा यार ये 92 का कप ने 92 ही साढ़े गले पे आ गए। लेकिन अब मैं एक और बात करूं, जी अब मैं एक और बात करूं जाते जाते 5 सेकंड में। देखें मेरे भाइयों ने खुद खड़े होके अवाम को बताया कि हमें 6 अरब डॉलर मिले सऊदी अरेबिया से, खुद बताया कि 3 अरब डॉलर मिले यूनाइटेड अरब एमिरेट से, खुद बताया 3 अरब डॉलर मिले चीन से। ये हो गए 12 बिलियन डॉलर। हमने 5 साल में लिए थे 24 बिलियन डॉलर, जो सालाना बनते हैं तकरीबन 4 से 5। इन्होंने 6 महीने में मेरे भाई ने 12 बिलियन डॉलर लिए और कहते हैं वो आपने चोरी की थी ना इस वजह से जाया हो गए। वो किधर है 12 बिलियन डॉलर? अच्छा सर जवाब ले लें। वो खसारा हो गया है, वो खसारा हो गया है। जब आएगा तो इनका खर्चा पूरा होगा, जो खसारा छोड़ के। गवर्नमेंट कर्जा लेने की आदत होती है ना बंदे की। देखिए ना केपी गवर्नमेंट में जब ये आए थे 120 अरब रुपया था। जब ये गए छोड़ के, जिन्होंने कर्जों पे लानतें भेजी हैं, वो 356 अरब पे चला गया केपी का। अब उसी रेशो का यहाँ पे मुझे तो पहले 8 महीनों में समझ आ गई। वो इस वजह से कि पंजाब में कौन से सवाल है आपके जरिए मुझे बताएं। 19 अरब डॉलर के करंट अकाउंट के खसारे का क्या मतलब है कि अगर हमने 12 अरब इकट्ठा किया है, अभी भी 6 अरब कम है जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का हमने पे करके 0 पे आना है। ये बताइए मुझे। मैं इनको ये कह रहा हूं कि जब 21 तारीख को 21वें रोजे पे रात को दुआ मांगेगी ना औरत जिसका बजट खत्म हो गया होगा, तो उसको ये समझाना कि जनाब हमने बजट डेफिसिट करना था और एक्सटर्नल सेक्टर करना था और ट्रेड डेफिसिट इतना हो गया। इससे पहले हुकूमतें चलती रही हैं, आप इनके 10 महीने और हमारे आखिरी 10 महीने जरा मुकाबला कर लें, आपको पता चल जाएगा इनकी कारकर्दगी क्या है। सर जाती कर दी ना आपने अपने आखिरी 10 महीने के, जब इनसे कोई सवाल पूछता है सर 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 का कंपैरिजन रैशनल हो ना सर। आपके भी पहले 10 महीनों में इन्फ्लेशन ऊपर गई थी, इनको हुकूमत को इनको भी मौका मिलेगा। 10% था और हमारा 7% है। मुनीब साहब पीपल्स पार्टी का पहले 10 महीने का 25%, नून का 10% और हमारा 7%। चले सर चौधरी साहब को, चौधरी साहब हुकूमत नहीं आई 70 साल में सर, इससे बेहतर हुकूमत नहीं आई। ये मुशर्रफ का नाम कभी नहीं लेंगे, किसी कर्जे में नहीं लेंगे। बात तो सुन लेना, बात नहीं आज लिया है ना सर, जो इन्होंने लोकल बॉडीज अनाउंसमेंट की है। मैं बैठा हुआ था, मैंने अपनी बीवी से पूछा मुशर्रफ वापस आ गया है? ये तो सारी बातें सुनी हुई है। आप मुशर्रफ के क्लिप चलाएं लोकल बॉडीज के, अगर एक हर्फ का फर्क आ जाए जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है और जो करते थे परवेज मुशर्रफ। मुझे मुशर्रफ के दौर में जो इन्फ्लेशन थी वो 0 थी,
कर्जा उसने $1 का नहीं लिया, उसने IMF के साथ बिल्कुल कुछ नहीं किया। यहाँ पे लोगों को दूध और शहद की नहरें बह रही थी। मुशर्रफ को डिफेंड नहीं करते। मुशर्रफ आपसे भी चले भाई साहब ने कह दिया, चेक करें ना, मुशर्रफ गया तो 6,000 अरब थे, आप गए तो 30,000 अरब थे। हजारों अरबों का वो रुपए के साथ आप 3400 अरब रुपया ले बैठे अभी। वो आपकी किसने दे रहा है? हमें कौन से मुशर्रफ की किसने दे रही है? हमारी कौन से टीटीज ने कर रही है? हमारे कौन सा फेक अकाउंट निकलने वाली आपने लूटा। बड़ा कुछ निकलने वाला, सब्र करें जरा चंद दिन। 1 मिनट मुनीब साहब जी सर, मुझे ये बताएं कि हम बहुत बुरे थे, हमने रेवेन्यू उठाए 1,000 अरब पे 1950 पे ले गए, हम बहुत बुरे थे, हमने एक्सपोर्ट्स उठाई 19 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर पे ले गए, हम बहुत बुरे थे। हमने ये सारी चीजें इंटरनेशनल बहरान के बावजूद, जब दुनिया की मुइशतें डूब रही थी, हमने वापस मुइशत को संभाला, लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को खड़ा किया, हर चीज स्टैंड की। और ये बहुत अच्छे हैं, बारिश होनी थी डॉलरों की, और ये बिलीव करते थे कि 25 अरब डॉलर पहले साल आ जाएगा। वजीर आजम की तकरीर पे कहते थे 12 से 14 अरब डॉलर आ जाएगा, 12-14 अरब रुपया नहीं आया। अच्छा नहीं, और फिर ये 500 अरब रुपए की कमी। अब मुझे भी इजाजत है सर, हम भी बहुत बुरे थे सर। हम 6 जो तरक्की की शरह थी जिससे लोगों को रोजगार नौकरी मिलती है, हम 3% से 6% पे ले गए। हम इस वजह से भी बुरे थे कि महंगाई की शरह 10%। यार खैर यार बात तो नाराज क्यों हो रहे हैं यार? मैं आपको बता रहा हूं। हाँ आ जाते हैं आपकी बात भी सुनते हैं। 10% के ऊपर महंगाई की शरह थी, हम उसको 4% पे ले गए, 4 से भी कम पे ले गए। जो पॉलिसी रेट था जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसको 35 साल के सबसे कम दर्जे पे ले आए। अब ये सारा कुछ हमने किया। हम कर्जा ले रहे थे तकरीबन 1.5 से 2 अरब का, इन्होंने पहले 10 महीने में 3400 अरब का कर्जा लिया है। अब आप मुझे बताएं कि ये किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं? अगर हमने कोई बर्बादी की, एक पार्टी के 2 बंदे बैठाए, अगर हमने तो बर्बादियां अपनी गिनवा दी हैं, अब इन बर्बादियों का मलबा हम पे गिरना चाहिए था ना। जब हमारी हुकूमत थी तो लोगों को आहो फुगां करनी चाहिए थी, जब हमारी हुकूमत थी तो बिजली के बिल जलाने चाहिए थे। खान साहब ने जलाए थे, भाई साहब को जवाब देने थे, उन्होंने जलाए थे। अब बाजी साहब आपने पॉइंट नोट कर लिए, आप बता दें। जी, जब इनकी हुकूमत थी 20 करोड़ लोग थे और 6,000 अरब कर्जा था, एक बंदे पे 30,000 कर्जा था। अब जब ये गए तो ये 1,35,000 एक बंदे पे कर्जा है। उस कर्जे की सूद उस हिसाब से 4 गुना है। अब कितना आके कर्जे वापस किए। आप 2 काम करें मुनीब साहब, इनकी कर्जे चेक कर लें और 2 खानदानों की जाती एसेट चेक कर लें। कर्जों के साथ साथ वो बड़े, आज अगर मुल्क में कोई बहरान है तो इन 2 हुकूमतों के कर्जे ज्यादा लेने की वजह से। अच्छा भाई साहब, वैसे एक बात है, क्या दिए थे इमरान खान साहब ने? पहले एहसासे क्या दिए थे और 2018 में क्या दिया? सर डॉक्टर हफीज शेख साहब को आपने ले लिया, ये इतनी बुरी हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही। अगर वो इनके सबसे लंबे तवील वजीर खजाना वही रहे, कुछ 4-5 तो चेंज किए चौधरी साहब की जमात ने, सबसे तवील वजीर खजाना वही रहे, तो फिर आपने उनको ले लिया। अब फर्क क्या होगा? क्या आप समझते हैं डॉक्टर हफीज शेख साहब अब आपके साथ रहकर कम कर्जे लेंगे या मईशत बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, जो कि उस वक्त वो नहीं कर पाए थे? भाई साहब देखें, बात यह है कि कोई भी जो एक्सपर्ट होता है, जो टेक्नोक्रेट होता है, उसका काम होता है वो मुख्तलिफ प्रपोजल देता है और जो कैबिनेट होती है वो उसको मंजूर करती है। जो कुछ इनकी कैबिनेट ने किया इसके वो जिम्मेदार हैं। कौम देख ले कि 6,000 अरब से 30,000 अरब कर्जे 10 सालों में अगर गए, आज जो मईशत का सबसे बड़ा चैलेंज है वो उस वजह से है। हफीज शेख हमें भी एडवाइस करेंगे, लेकिन अगर इस हुकूमत में उसी रेट से कर्जे बढ़ते हैं तो हम मुजरिम होंगे। कम अज कम मुल्क की मईशत को दबो के बाद में इकट्ठे नहीं करेंगे कौम के। सर चले, मुझे ये बताएं, नहीं आखिरी बात, मुझे ये बताएं, पॉलिसियां हुकूमतों की होती हैं, वजीरों की नहीं होती। अब अगर एक वजीर साहब, इनके जो दिमाग थे उनको इन्होंने ठुडे मारकर बेचारे को निकाल दिया है, अब तो ये बगैर दिमाग के चल रहे हैं, नंबर 1। तो नंबर 2 ये है कि अगर आप माने कि हम फेल हुए, ये तो माने ना कि हमारी पॉलिसी फेल होगी। अगर हम एक बंदा बदलते हैं हम फेल हुए, आप 4 बंदे बदलते हैं, का मतलब आप 5 दफा। सर ये आर्गुमेंट तो चौधरी साहब ऐसे जाएगा। एक मिनट मुनीब साहब,
हमारी पॉलिसी थी, जो नहीं चलता था इसको कहा था 50% तनख्वाहें बढ़ाएं, इसने कहा जी मेरा इस्तीफा ले ले, हमने कहा दे दें। अब मुझे ये बताएं कि जो लोगों को रिलीफ के रास्ते में जो जो रुकावट बनेगा हम उड़ाते गए, आप लोगों को टैक्स करने के लिए हटा रहे हैं, उलट कर रहे हैं। देखिए मुनीब साहब, आप तो उलट कर रहे हैं। मुनीब साहब, टैक्स जीडीपी हमारा तो वैसे बड़ा कम है, ये तो अच्छी बात है अगर टैक्स वैसे बढ़े। गवर्नर उतो दा ले वो जो रिसर्च करके आया, जरा वो देखो, आप जो वो हमने पेट्रोल पे टैक्स कम किया इसलिए कलेक्शन कम हुई। मुस्लिम लीग नून जाते हुए आपको पता है कि 4 लाख के इनकम को 12 लाख पर ले गई, टैक्स का ब्रैकेट वो बढ़ा दिया जिससे टैक्स रेवेन्यू कम हुआ। उसके अलावा आपको पता है कि आपके जो ये सिम कार्ड प्रीपेड था इस पे टैक्स सुप्रीम कोर्ट ने एक इस पे स्टे लिया था, वो एक रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। हमने चैलेंज किया इस कौम को, इंशाल्लाह हम 5 सालों में इस टैक्स को डबल करेंगे। अच्छा चले, टैक्स डबल हो जाएगा इंशाल्लाह, वापस 5 साल में करेंगे चैलेंज सर, 5 साल में करें। मलिक साहब मुझे ये बताएं, ये आपको रोज, आप तो खुद इस चीज से बड़ी नफरत करते थे सर कि हुकूमत जा रही है, ये बातें नहीं होनी चाहिए, बार बार हुकूमतें आती हैं उन्हें चलने देना चाहिए। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ये हुकूमत जा रही है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये कौन से चक्कर में पड़ गए सर आप? तुझे किस तरह भेजोगे इन्होंने भाई साहब दो? सर आप हमारा मतलब नहीं समझे, हमने बोला है इनकी हुकूमत जा रही है और पीपल्स पार्टी की आ गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी, नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा पीपल्स पार्टी, आजम सवाती पीपल्स पार्टी, हफीज शेख पीपल्स पार्टी, फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी, फहमीदा मिर्जा पीपल्स पार्टी, नूरुल हक कादरी पीपल्स पार्टी। हमारा मतलब ये है कि थोड़ी हुकूमत आ गई है परवेज़ मुशर्रफ की जो 60% काबीना है, 30% पीपल्स पार्टी की आ गई, इनकी तो जा चुकी है। आप मुझे ढूंढ के दिखाएं एक पीटीआई का बंदा जो काबीना में बैठा हो। अच्छा पहली बात कि मैं काबीना में गिनवाऊंगा, मैं आपको 35-40 गिनवा सकता हूं, 35, लेकिन मुनीब के जवाब मैं अगर कहें तो मैं गिनवाना शुरू कर दूंगा पीटीआई के जो लोग हैं। लेकिन एक बात है, पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त हुई पाकिस्तान में, पंजाब में और केपीके में, लिहाजा लोगों के पास कोई जगह ही नहीं है, ठीक है, सारे पीटीआई में आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप नाम गिनाना शुरू कर दें, आपको मैं सवाए 6-7 लोगों के, बाकी सारे पीटीआई के टिकट मैंने गिनवा दिए हैं। ये जो बातें इन्होंने की है, 4 या 5 टेक्नोक्रेट हैं 42-43 में, ये ऐसे इन्होंने हवाई जीप चला रहे हैं। असल बात है 22 टेक्नोक्रेट्स, 17 SAPM, वो जो मईशत को डुबो के चले गए, लूट मार करके चले गए, वापस कब आएंगे? देखिए सर, आप पूछें बीमार डायलिसिस कैसे करवाए, कहते हैं ये चोर था। आप इनसे पूछे प्याज क्यों महंगा हुआ है, कहते हैं ये चोर था। आप इनसे बोले बिजली क्यों महंगी हुई, 8 कहते हैं महीने ये चोर था। आप इनसे पूछे गैस क्यों महंगी हुई, कहते हैं ये चोर। किसी सवाल का जवाब नहीं है। मलिक साहब मुझे एक बात बताएं सर, मेरी बात सुन ले सर, इधर से मेरी भी सवाल सुन ले। और कर्जे, मुनीब साहब रमजान शरीफ आ गया, तो एक लतीफा छोटा जा सुनाना है सर, बड़ी मेहरबानी, खतरनाक नहीं होना चाहिए। अरबी सी बस नहीं खतरनाक, ये बड़ा अच्छा लतीफा एक अरबी सी ना, अरबी, उसका इंटरव्यू हो रहा था। उससे पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फल कौन सा पैदा होता है, उसने कहा खजूरें। उसने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा फल कौन सा खाया जाता है, उसने कहा खजूरें। उसने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस फल में पाए जाते हैं, उसने कहा खजूरें। 5-6 सवाल हो गए ना, तो फिर उससे पूछा कि आपने कितने फल खाए हैं, उसने कहा जी खजूरें। इनके पास एक ही मंत्र है। आप मुझे ये बताएं, इन्होंने फल खाया हुआ है, इन्होंने नहीं, मेरे भाई ने, ये मुझे पता है, आई कैन वाउच फॉर हिम। मुझे ये बताएं, अब 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने बाद तो शादी पे भी लोग पूछते हैं दसो जी कुछ होया जे। ये इन्होंने इस मईशत को 10 साल जो 120 महीने इस बात पे 120 महीने लूटते रहे, वो 9 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। जिस मईशत को 120 महीने एक बिल्डिंग को आप गिराते रहे, उसको कौन सा मेहमान 9 महीने में उसकी शक्ल पर बदल सकता है? सर 10 गिना करे ताकि ये जो है ना बात खत्म हो जाए 9 महीने। आप कहीं 10 महीने ताकि इनका ये तमाम गिला खत्म हो जाए। चौधरी साहब या आपकी जमात, आप आज कमिटमेंट ये लोगों को दे सकते हैं कि अगर आपकी हुकूमत हो या चौधरी साहब की हो, ये तमाम चीजें रिवर्स होंगी, लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, महंगाई नहीं होगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अगर 60 या 66 डॉलर होगा तो हम पास ऑन नहीं करेंगे, हमने पहले भी नहीं किया था। हमारे दौर में एवरेज $100 पर बैरल रहा था, हमने नहीं पास ऑन किया था। बिजली की कीमतें हमें कहा गया कि बढ़ाएं, IMF ने, हमने नहीं बढ़ाई थी।
हमें कहा गया कि नौकरियां ना दें, हमने दिया। हमें कहा गया रेगुलराइज ना करें, हमने किया। हमें कहा गया कि आप ये BISP ना दें, हमने दिया। ठीक हो गया। ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसके साथ बैठ जाएं। ये वो हैं जिनको 6000 अरब कर्जे मिले थे। इनसे पूछे PIA इन्होंने डुबोया, इनसे पूछे इन्होंने रेलवे डुबोया, इनसे पूछे इन्होंने स्टील मिल डुबोई, इनसे पूछे इन्होंने सारे कौमी इदारे डुबोए, इनसे पूछे इनके अकाउंटों से, मुर्दों के अकाउंटों से इनकी तरफ पैसे आए, इनसे पूछे फालूदे वालों से पैसे आए, इनसे पूछे बरलास कंपनी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के खानदान को TTs बेचती रही। ये सारी हकीकतें हैं। ये वो फिर वो आरिफ नकवी साहब का भी जरा पूछ लें, वो लोगों को दवाइयां वो भी पूछेंगे ना सर। आरिफ नकवी साहब का भी लोग पूछेंगे। कहते थे कि लांचें भर भर के दुबई जा रही हैं, अब लांचों से फिर आए मेगा मनी स्कैंडल पे, वहां से आप फेक अकाउंट्स पे आ गए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। इनका जो बुखार है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता, वो कभी कहते हैं शर्जील मेमन के घर से 5 अरब रुपए पकड़ा गया है, कभी कोई तमाशा करते हैं, कभी कहते थे जरदारी साहब जब गवर्नर हाउस से गिरफ्तार हुए थे तो पता नहीं कितने टन सोना पकड़ा गया था। एक बार जरदारी साहब किसी की टांग को बम बांध के ना वो बैंक ले गए थे, वो भी केस हुआ। ये सारी कहानियां की सुना रहे हैं, हमने ये कोई केस नहीं बनाया। मुनीब, एक आपसे सवाल है, आप इनके असासे और पाकिस्तान के कर्जों को कंपेयर करें, समझ केपी के अंदर हाथ डाले, आपको जहां पे देखेंगे चोरी नजर आएगी। चले सर, मैं अब क्योंकि ये नेवर एंडिंग पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन अगर इसी को कनेक्ट करना है, 16 इंक्वायरीज है सर, इसको अगर इसी को कनेक्ट करना है कि कौमी कर्जे और लीडरान के असासे, अगर ये इतनी सिंपल इक्वेशन है तो फिर तो मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए था। फिर तो शायद इंक्वायरी भी वैसे जब्त कर लेना जी, सारे सासे वापस ले लें। मुनीब साहब, जेल में भेजना कोई इतना आसान नहीं है। ये हुकूमत जाहिर है इस चीजें, इतने बड़े फनकार लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, उसको साबित करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि वो अगर पूरे 60 सालों में 6000 अरब कर्जा है तो 10 सालों में जो 24000 है वो कहां लगा है? अच्छा चले ठीक है। मईशत की ग्रोथ तो 4 से 5% कर्जे कैसे 5%? सर बिजली का भी, सर बिजली भी पैदा हुई है इस मुल्क में। सर बिजली भी वैसे पैदा हुई, भाई साहब बिजली के हालात बेहतर हुए और प्रोजेक्ट्स। मुनीब साहब सुन लें जरा, सुन लें। जो बिजली पैदा होती है ना वो GDP का हिस्सा होती है। GDP की ग्रोथ 4 से 5% रही है और 10 सालों में 45 से 50% GDP बढ़ी है। कर्जे कहां किस तरह 400% बढ़ गए? बाकी कर्जे कहां? आप मुझे सवाल का जवाब दें। 1 रुपया खर्च होता है वो मईशत में GDP में कौन होता है? ज़राअत बैठ गई, बिजनेस बैठ गया है, कोई काम नहीं हो रहा इस मुल्क के अंदर और सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं। ठीक, चले। मलिक साहब मुस्कुरा रहे हैं, मलिक साहब की मुस्कुराहट से हम किसी दिन हासिल करेंगे। आपने प्रोग्राम देखा, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। PSC का मामला है, वजह क्या है शहबाज शरीफ साहब की मुल्क से बाहर रहने की? गो के वो कह रहे हैं कि वो किसी तरह की जलावतनी नहीं अपनाए हुए वापस आएंगे, आने वाले हैं। लेकिन ये PSC का मामला क्या है और पार्टी ने क्यों तजवीज़ किया है किसी और को दे दी जाए? तो बात करेंगे आरिफ निज़ामी साहब के साथ। साथ रहिए। आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल यही है कि PSC की चेयरमैनशिप क्यों देना चाह रही है मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब के अलावा किसी और को? निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आपकी नज़र में क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला किया या तजवीज़ दी कि शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई और PSC का चेयरमैन बने, जबकि इसके हवाले से तो बड़ी स्ट्राइव किया है, बड़ी जंगोजदल रही अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस मामले पर? यकीनन ये बड़ा हैरान कुन फैसला था जिसने ना सिर्फ जो अपोजिशन में इनकी लीफ है पार्टी, पीपल्स पार्टी के लिए सरप्राइज़ था, बल्कि ख़ुद हुक्मरान जमात के लिए ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ था इस लिहाज से कि इन्होंने तो बहुत ज़िद करके ये पोस्ट ली थी। और आपको मालूम ही है कि शेख रशीद जो हैं वो तो कोर्ट में जाने को तैयार थे इस मामले पे, और इमरान खान साहब ख़ुद भी इस पे तोहन करन वो माने थे। और बेसिकली यही पॉइंट था कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ ख़ुद नैब के केसेस हों वो किस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हो सकता है। लेकिन इस ज़मन में भी शहबाज शरीफ साहब ने यकीनदहानी कराई कि मेरे मामला आएगा तो मैं उसको सरबराही नहीं करूँगा पब्लिक अकाउंट कमेटी की। अब ये लंदन से जो उन्होंने एकदम किया है ये कहना कि जी ये रिकमेंडेशन थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने बड़े भाई से मशवरा करके तो
तो ये इतना बड़ा कदम लिया और उसकी वजह से इस नैरेटिव को तकवीत पहुंची कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ज़रा अपने आप को अब डिस्टेंस कर रहे हैं पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से, और लंदन में उनका क़याम जो है वो कुछ लंबा होगा। अगरचे आज जो मुख्तलिफ टोन ले रहे हैं जो PMLN के तर्जमान हैं मुख्तलिफ कि वो 1.5 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे तवक्को नहीं कि इतनी जल्दी वापस आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि वो जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें इजाज़त देंगे वो वापस आ जाएंगे। क्या इससे ये समझा जाए निज़ामी साहब कि जो मामलात जिनके हवाले से कहा जाता था, आपने शेख रशीद का जिक्र किया, वो भी कहते रहे कि शहबाज शरीफ साहब के मामलात वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके मामलात मुख्तलिफ हैं अपने भाई से, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब के मामलात भी फिर उतने दुरुस्त नहीं हो सके जितना वो चाह रहे थे या ख्वाहिश कर रहे थे? नहीं, दो चीज़ें। एक तो जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं एंड ही इज़ द गुड फेस ऑफ PMLN, और वो ये कोई उनका कंसिस्टेंट स्टैंड है। उन्होंने उसकी कभी भी बराह रास्त एंडोर्स नहीं किया उसको उन्होंने, और हमेशा वो यही कहते रहे कि सुलह कब होना चाहिए, और उनके बैक चैनल में राब्ते भी थे। लेकिन मेरा ख्याल से दूसरे उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ को जो थोड़ी सी रियायत मिली ज़मानत की सूरत में, उसमें भी वो काफ़ी मनूवरिंग करते रहे जहाँ तक मेरा इल्म है। तो इस लिहाज से दोनों चीज़ों में वो नाकाम रहे। एक तो मियां नवाज शरीफ की ज़मानत जो है मनसूख हो गई, तफसील हुई, और दूसरे उनका ख्याल था ना कि मियां शहबाज शरीफ एक काबिल कबूल PMLN की सरबराही की शक्ल होंगे, तो वो उन्होंने उसको इस उनकी काविशों को पजीराई ने बख्शी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आज से नहीं, मुशर्रफ साहब भी कहते थे बड़ा भाई और छोटा भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और अब भी यही इस्तदलाल है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब जो ख़ुद हैं वो कहते तो हैं, वो कहते मैं किसी को NRA नहीं दूंगा, ना माफ़ी दूंगा, अगरचे शायद उनके बस में भी नहीं है, अदालत के ज़रिए होगा या जिसके भी ज़रिए, लेकिन वो भी ये इस मामले में बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग है और ये किस्म का सुना रहे हैं कि भाई आप इस किस्म की कोशिश करें, ये तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। टुवर्ड्स द वेरी एंड निज़ामी साहब, क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में कोई रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स करेगी, या आपके तज्जिए एक बैक सीट पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से वो एक सियासत करेंगे और कोई एग्रेशन नहीं दिखाएंगे? और मेरा ख्याल है कि उनमें कोई जान नहीं है एग्रेशन दिखाने वाली। मुस्लिम लीग ने कभी भी नहीं दिखाई, जब दिखाई भी तो ये पार्टी ऑफ रेजिस्टेंस तो कभी नहीं रही। अब ये अगर दिखा देते हैं तो एक खुशगवार हैरत होगी मेरे लिए कि ये कोई ऐसी चीज़ को कामयाबी से हम करार करते हैं जो कि एक मुज़ाहमत की सियासत हो। ठीक, कल नवाज शरीफ साहब ने खुद दोबारा सरेंडर करना है, जाना है जेल, और कहा यह जा रहा है तलात के मुताबिक कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी साथ होंगी, उस जुलूस की क़यादत करेंगी। जो PMLN का वोटर या सपोर्टर है, क्या वो उम्मीदें रखेगा या रख सकता है मरियम नवाज शरीफ से, या आपके नज़दीक वो भी इस वक्त हालात को देखते हुए कोई रेजिस्टेंस नहीं करेंगी और किसी तरह की कोई एग्रेशन नहीं दिखाएगी पार्टी के हवाले से? देखिए जी, मरियम तो बहुत ही ज़्यादा शोला रवा थी, बल्कि अपने वालिद साहब भी ज़्यादा एक ज़माने में हार्ड लाइनर थी। फिर जब खामोशी तारी हुई तो बाप बेटी दोनों पर ही तारी हो गई। अब ये तो कोई ऐसा नहीं ना कि आपने स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ कर दिया। तो मरियम की भी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो डैमेज हुई है। उनकी जो पिछले 6 माह की खामोशी है उससे कम से कम 6 माह हो गए। तो अब अगर वो निकलती हैं मैदान में और वो वाकई बड़ी शोला नवा है तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ कोई मोराल बुलंद कर लें। लेकिन कोई ये अजीब किस्म की सियासत है शरीफ बरादरान की भी कि वो एकदम तो पारा चढ़ जाता है उनका, और जब वो नीचे उतरता है तो पहले मियां नवाज शरीफ कहते रहे कि मैं अपनी बेगम साहबा की वफ़ात की वजह से इन मॉर्निंग हूँ। फिर कहने लगे, आप कहते हैं कि जी मैं पहले अपने केसेस भुगत लूँ, अपनी सेहत का ख्याल रख लूँ। तो यानी कि मुझे बड़ी हैरानगी होगी अगर बहुत ही कोई स्ट्राइडेंट लाइन ले PMLN तो। बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देंगे, बहुत शुक्रिया। खुदा।